Hello students. So today we are going to start a new chapter of class 8 science which is microorganisms friend and foe. सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है. माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स आर एनी लिविंग क्रीचर्स, राइट? So microorganisms are those living creatures which are very small, जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. नेकेड आई का मतलब होता है अपनी नॉर्मल आइज से, बिना कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल किए हम नहीं देख सकते इन्हें. तो हम इन्हें कैसे देख सकते हैं? इन्हें हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से. दैट्स वाई दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको नेकेड आइज से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, या फिर आप इन्हें माइक्रोब्स भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ह्यूमंस को किस तरह नुकसान पहुँचाते हैं, क्या ये प्लांट्स को नुकसान पहुँचाते हैं, क्या हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या काम है इनका. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. ओके, देखो आपने कई बार देखा होगा, जैसे दुकान से ब्रेड लाते हो आप, ब्रेड 2-3 दिन पुरानी हो जाती है, अगर वो बाहर यूं ही छूट जाए तो उसके ऊपर कुछ वाइट सा लग जाता है, राइट? तो वो जो वाइट पैचेस हैं वो क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हवा में करोड़ों लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इस वक्त. आप अपनी हथेली की ओर देखो, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, बट अभी भी उसके ऊपर मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. वो हमें नहीं दिखते क्योंकि हम उन्हें माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, बट वो मौजूद हर जगह होते हैं. अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 2.1, जिसमें आपको कहा गया है आपने क्या करना है, मॉइस्ट सॉइल लेनी है. कहीं से भी थोड़ी गीली सी मिट्टी जो होती है उसे लेना है और फिर उस मिट्टी को एक बीकर में ऐड कर देना है जिसमें कि ऑलरेडी पानी है. फिर यहाँ से आपने एक ड्रॉप एक गंदे पानी की लेनी है और ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है. ग्लास स्लाइड आपने अगर लेबोरेटरीज में देखा होगा, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब में भी मिल जाएगा. ग्लास स्लाइड बेसिकली ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसपे हम किसी भी सब्सटेंस को रख के उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं. तो आपने ये जो बीकर है इसमें पानी और मिट्टी है, इसकी एक बूंद उठा के इस ग्लास स्लाइड के ऊपर रखनी है, ऊपर कवर स्लिप लगा दोगे, फिर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे. जब आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं जो मूव कर रहे हैं. तो ये क्या है? ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फिर एक और एक्टिविटी है, आपको एक तालाब से, एक पॉन्ड से पानी लेना है और उस पानी को ग्लास स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप उस पानी की रख देनी है. फिर इसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है. यहाँ पर भी आप पाओगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको नज़र आएंगे. तो ये जो मूविंग स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं? दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. They are microbes which could not be seen by the naked eyes but can be seen with the help of microscope. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, और एक और ग्रुप है विच इज़ वायरस. वायरस को एक अलग ही कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि इसकी एक खास बात है, अगर ये किसी लिविंग बॉडी के बाहर है, मतलब इसके आसपास कोई लिविंग बॉडी नहीं है, तो ये डेड होता है. बट जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करता है या इससे कोई लिविंग सेल मिलता है, ये लिविंग हो जाता है. सपोज आपकी बॉडी के बाहर, आपके बॉडी के बाहर अगर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो ये डेड है. आपकी बॉडी के अंदर आते ही ये लिविंग हो जाएगा, आपकी बॉडी की मशीनरी को यूज़ करके रिप्लिकेट करने लगेगा. तो इसको एक अलग ही कैटेगरी में रखा जाता है. ओके, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट का मतलब जिस भी बॉडी के अंदर हमारा वायरस एंटर करता है तो उसे हम होस्ट कहते हैं.
एग्जाम्पल, आप यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर वायरस है, आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस एंटर कर गया, आपके बॉडी की मशीनरी यूज़ करेगा और ये मल्टीप्लाई होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप होस्ट हो गए, ये होता है होस्ट। तो वायरस का काम क्या है, अगर लिविंग बॉडी के बाहर होगा तो डेड होगा, जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, राइट। तो वायरस क्या करेगा, एक सेल को पकड़ लेगा और इसके अंदर इस पे अटैक करेगा। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो वायरस क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस हमारी बॉडी की किसी भी एक सेल में रिलीज करवा देगा, और फिर वायरस का न्यूक्लियस हमारी बॉडी को कंट्रोल करने लगेगा। हमने पढ़ा है ना कि एक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वही सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सो वायरस क्या करेगा, सेल पे अटैक करेगा, इसके न्यूक्लियस को डैमेज करके अपना न्यूक्लियस यहाँ पर एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा सेल वो इन्फेक्ट हो जाएगा। अब ये सेल एक नया सेल बनाएगा, ऐसे करते 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 बहुत सारे वायरल सेल्स बन जाएंगे और हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। ओके, सो वायरसेस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट को, एनिमल्स को, बैक्टीरिया तक को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जो हमें कॉमन कोल्ड होता है, कफ होता है, ये सब वायरल डिजीजेज हैं। पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस की वजह से होती है। मलेरिया, डाइसेंट्री, ये कुछ बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। कुछ बीमारियां हमें बैक्टीरिया की वजह से भी होती हैं। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये रहते कहाँ पर हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, ठंडे से ठंडे इलाके में, गर्म से गर्म इलाके में, हॉट स्प्रिंग्स में, आइसी कोल्ड टेम्परेचर में, हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स के गट में, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड, या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल सेल्स के। यूनिसेलुलर मतलब, यूनि मतलब होता है वन, सिंगल, और सेलुलर मतलब विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड बी यूनिसेलुलर, क्या पता उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल हो, या फिर उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, and if we talk about multicellular microorganisms, then we have various type of multicellular microorganisms like algae, fungi. Okay, so they can survive under all the types of environment, whether it is hot spring or it is icy cold temperature. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्श से हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। दलदल में पाए जाते हैं ये, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, एनिमल्स के गट में, बहुत बहुत मतलब सीवियर से सीवियर कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकेले भी रहते हैं जैसे कि अमीबा, और कुछ कॉलोनीज में भी रहते हैं जैसे कि फंगाई और बैक्टीरिया। नाउ द टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ़ायदा भी करते हैं और नुकसान भी। हमारे लिए, एनिमल्स के लिए बहुत नुकसानदायक भी हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन लाभदायक भी हैं क्योंकि हमारे डेली के जो काफ़ी सारे काम होते हैं उनमें काम आते हैं। जैसे आप दही खाते होंगे, दही, दूध से दही में कन्वर्जन किस वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, विच इज़ ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप एल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर आपके घर पे कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। जो आप केक खाते हो उसमें भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमारे आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे आसपास। अब हम एक एक करके देखेंगे कि किस किस काम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे। सबसे पहला है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड और कर्ड बनाने में, दही बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं।
कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जो ये बैक्टीरिया है यही हमारे दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे दूध में मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनना स्टार्ट होता है, तभी वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। Bacterias are also involved in making cheese, pickles and many other food items. अचार में, चीज़ में, कई सारे फूड आइटम्स बनाने में बैक्टीरिया काम आता है। An important ingredient of rava, idlis and bhaturas is curd. Can you guess why? सवाल है कि रवा इडली बनाने में और भटूरे बनाने में दही का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता होगा? इसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए नीचे एक एक्टिविटी गिवन है। हमें क्या करना है? हमें ½ kg आटा लेना है या फिर मैदा लेना है। इस मैदे में थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है और फिर उसमें गर्म पानी ऐड करना है। अब हमें इस मिक्सचर में थोड़ा सा ईस्ट पाउडर ऐड कर देना है। ईस्ट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक टाइप का फंगाई होता है ईस्ट। फिर हमें क्या करना है? इस आटे को गूँथ देना है। आप इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, फिर आप पाओगे कि जो भी आटा था, जो मिक्सचर था, वो अब पहले से 2 टाइम्स 3 टाइम्स बड़ा हो गया है, ज़्यादा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने इस मिक्सचर में ईस्ट डाला, विच इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो मैदा या फिर जो आटा था उसमें बबल्स बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये बबल्स हमारे मिक्सचर को बड़ा करने में हेल्प करते हैं। दे इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डो। सो दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज एंड केक्स। सो ईस्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है? केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता था भटूरे बनाने में, इडली बनाने में। नाउ द टॉपिक इज़ कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉमर्शियली भी काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है। जो एल्कोहल होती है, विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं हिंदी में, वाइन होती है, ये सभी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनती हैं। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगाई का ही टाइप है। ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल और वाइन की कॉमर्शियल प्रोडक्शन में। तो अभी एक एक्टिविटी और है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपकी एनसीईआरटी में। आपने क्या करना है? 500 ml का एक बीकर लेना है जिसको 3/4 पानी से भर देना है। फिर इसमें 2 या 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करनी है। फिर आधा चम्मच ईस्ट इस मिक्सचर में डालोगे। फिर इसको 4-5 घंटे के लिए जब आप छोड़ दोगे और इसे स्मेल करोगे तब आपको इसमें से अल्कोहल की स्मेल आएगी। ऐसी स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि ईस्ट ने क्या किया? ईस्ट ने, हमने जो मिक्सचर में शुगर डाली थी, इसको उसने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो ईस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल, और इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ शुगर into alcohol by the action of yeast is known as fermentation। और fermentation process की मदद से ही वाइन और विनेगर और बियर वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, तो कॉमर्शियल तौर पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी काम आते हैं। देन वी हैव मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आप बीमार होते हैं तब डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देता है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स या फिर इंजेक्शंस या फिर कैप्सूल्स, जैसे कि पेनिसिलिन एक बहुत प्रचलित एंटीबायोटिक है। तो ये मेडिसिन्स क्या करती हैं? ये मेडिसिन्स जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं, और ऐसी ही मेडिसिन्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ऐसी मेडिसिन्स जो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी पैदा कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोकती है, उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। जैसे मान लो आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया, आपको कोल्ड और कफ हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई दे दी,
अब उस दवाई में ऐसा क्या होगा कि आपकी बॉडी ठीक हो गई? आपको कोल्ड और कफ हुआ था किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, आपने दवाई ली, उस दवाई ने क्या किया, आपकी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उसको किल कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इस वजह से आप क्योर हो गए। तो इस दवाई को बोला जाएगा एंटीबायोटिक। आज के समय में बहुत सारी एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नाम लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो काम आएगा, ये 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा। 12th में भी एक चैप्टर है इन मेडिसिन के ऊपर पूरा। सो याद रखो इन चीज़ों को और दिमाग में बिठाते जाओ। ओके, फिर एक और टॉपिक है विच इज़ वैक्सीन। वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। आजकल तो बहुत चल रहा है कोरोना वायरस वैक्सीन। सो लेट्स लर्न व्हाट आर वैक्सीन्स और वैक्सीन किस तरह काम करती है, हाउ डू दे वर्क। देखो, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उस ऑर्गेनिज्म के साथ 3 चीज़ें करती है: रिकॉग्नाइज, रिएक्ट एंड रिमेंबर। रिकॉग्नाइज, रिएक्ट, रिमेंबर। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, सबसे पहले बॉडी उसे रिकॉग्नाइज करेगी, पहचानेगी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर उसके खिलाफ रिएक्ट करेगी, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब हमारी बॉडी उसको रिमेंबर कर लेगी हमेशा के लिए। इन फ्यूचर अगर वो ऑर्गेनिज्म वापस से बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में पहले से ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ होंगी। ये हमारी बॉडी की एक खास बात है। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी क्या करती है, पहले तो रिकॉग्नाइज करेगी, रिएक्ट करेगी, है ना, और रिमेंबर भी कर लेगी। हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ की एक फौज तैयार कर लेगी कि इन फ्यूचर वो ऑर्गेनिज्म दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर कर पाए तो बॉडी के पास एंटीबॉडीज़ हों उससे फाइट करने के लिए। ओके, तो इसी चीज़ के बेसिस पर वैक्सीन बनाई जाती है। क्या किया जाता है, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, आपको पोलियो की दवाई मिलती है, टीका लगता है, राइट। ये कैसे होता है, उसमें होता क्या है पोलियो के टीके में? देखो, जो पोलियो होता है, पोलियो का दवाई, उसमें होते हैं डेड एंड वीक वायरस दिया जाता है आपकी बॉडी को, डेड और वीक वायरसेस ऑफ पोलियो। ऐसे वायरस होते हैं पोलियो की दवाई में जिनकी वजह से पोलियो होता है, वो आपको दिए जाते हैं। हालांकि ये वायरस डेड और वीक होते हैं। अब इससे होगा क्या, आपकी बॉडी को डेड और वीक वायरस मिल गए, आपकी बॉडी को एक फॉरेन पार्टिकल से एक्सपोजर मिल गया, आपकी बॉडी के अंदर ये कमज़ोर वायरस जाएंगे, आपकी बॉडी क्या करेगी, रिकॉग्नाइज, रिएक्ट, रिमेंबर। चूँकि ये वायरस बहुत वीक हैं और कुछ डेड भी हैं, आपकी बॉडी बस इन्हें पहचानेगी और अपनी बॉडी में मतलब एंटीबॉडीज़ बना लेगी हमारी बॉडी। इन फ्यूचर अगर ये पोलियो का असली स्ट्रॉन्ग वाला वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी के पास पहले से एंटीबॉडीज़ होंगी उसके खिलाफ लड़ने के लिए। बट अगर आपने बचपन में पोलियो की दवाई नहीं पी है तो क्या होगा, आपकी बॉडी को पहले कभी भी पोलियो के वायरस से एक्सपोजर नहीं मिला है, आपकी बॉडी में उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है। बाहर से कोई भी स्ट्रॉन्ग वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपको पोलियो हो जाएगा, आपकी बॉडी उसके खिलाफ फाइट नहीं कर पाएगी क्योंकि अब ये जो वायरस है ये स्ट्रॉन्ग है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको पोलियो की दवाई में डेड और वीक वायरस दिए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी मतलब एंटीबॉडीज़ बना ले, इन फ्यूचर वो वायरस कभी भी आए तो आप बीमार ना हो। ऐसे वर्क करती है एक वैक्सीन। तो वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम आता है। एक और टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कैसे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं? दे बेसिकली कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। कुछ बैक्टीरिया, वायरस क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिनको प्लांट अब्जॉर्ब कर सके, इस्तेमाल कर सके।
और ये नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स अल्टीमेटली हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप अपने घर के बगल में क्या करो, थोड़े से छिलके फेंक दो, जो वेजिटेबल पील्स या फिर कुछ फ्रूट पील्स फेंक दो, कुछ दिन बाद आप देखोगे वो वहाँ पे नहीं होंगे। ये जो गायब हो जाते हैं आपके वेजिटेबल पील्स, ये किसकी वजह से होते हैं? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन चीज़ों को स्मॉलर स्मॉलर कंपाउंड्स में, छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ देता है और फिर वो हमारी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता हमें, वो डीकम्पोज हो जाते हैं। तो ये डीकम्पोजिशन का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब सोचो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही नहीं तो हमने जो बगल वाले प्लॉट में बगल वाले प्लॉट में छिलके फेंके होते सब्जियों के, वो तो कभी भी डिके नहीं होते, वो कभी सड़ते गलते नहीं। कोई मर गया, उसकी बॉडी को फेंक दिया जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, थोड़े दिन बाद वो डेड बॉडी वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो वो बॉडी वहीं पे पड़ी रहती, वो मतलब समझ रहे हो आप एक चीज़ को, वो गायब ही नहीं हो पाती। ये जो डेड एंड डिकेइंग वाला प्रोसेस है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है, जो अल्टीमेटली हमारी अर्थ को क्लीन करने का काम करता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। ये तो हमने सिर्फ यूज़फुल वाले पोर्शन को अभी देखा। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलो फ़ायदेमंद तो है, लेकिन नुकसानदायक किस किस तरह से हैं हमारे लिए। इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है, इस चैप्टर में कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, लेकिन सवाल पूछने से पहले एक बार एनसीईआरटी रीड ज़रूर कर लें। एनसीईआरटी रीड करोगे, जो मैंने समझाया आपको तुरंत याद आने लगेगा कि हाँ हाँ ऐसा कुछ बताया गया था। अल्टीमेटली चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। फिर भी कोई डाउट होता है, बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछो, आपका डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। आपसे मिलेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।